नमस्कार सभी जो भी अभी अपने बीच में अपने एक एटीएल के प्रभारी और अपने आचार्य जी पनागर वाले उन्हें एक पूरा अपनी एटीएल में सुव्यवस्थित रचना योजना की है, जिसके माध्यम से उनको जो दूसरी किस्त मिलनी थी 2 लाख रुपए मेंटेनेंस शुल्क, जो हर साल 2-2 लाख रुपए मिलने वाली थी। मैं पनागर के आचार्य जी को यहाँ पर बुलाता हूँ और यहाँ पर वो स्क्रीन पर अपना विषय रखेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। मैं सौरभ कुमार शुक्ला, एटीएल इंचार्ज पनागर। मैं प्रारंभ से ही स्टार्ट करूंगा। एटीएल जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उसका पूरा नाम अटल टिंकरिंग लैब है। ये भारत सरकार नीति आयोग की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक छोटे कस्बे में विद्यालय से ही वैज्ञानिकों को जन्म देना है। वो वैज्ञानिक छोटे और बड़े से उनका कोई भी मतलब नहीं है। प्रत्येक बच्चे में एक वैज्ञानिकता की सोच जागृत करना, ये उनका उद्देश्य है। यदि सोच जागृत होगी तो वो एक विशालकाय रूप भी लेगी, ये निश्चित है। नीति आयोग ने इसके प्रबंधन के लिए बहुत ही सख्त गाइडलाइन प्रस्तुत की हैं। कई लोगों को गाइडलाइन का अभाव रहता है, जिसके कारण हम उनकी योजनाओं पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि एटीएल में प्रारंभ जब होती है तो 12 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 10 लाख रुपए वन टाइम है, यानी एक बार दिए जाएंगे, और 2 लाख रुपए आपको आगामी कुछ वर्षों तक हर वर्ष प्रदान किए जाएंगे। 10 लाख रुपए में हमें जो उसके 4 पैकेज हैं, P1, P2, P3 और P4, यह हमें 6.5 लाख रुपए में खर्च करना है। एक उसका अतिरिक्त पैकेज है एडवांस प्रोटोटाइपिंग, उसकी केवल मद 50,000 रुपये स्वीकृत है। तो इस प्रकार से ये 6.5 लाख और 50,000 रुपये 7 लाख हुए। 1.5 लाख रुपए आपको लैपटॉप और प्रोजेक्टर के लिए आवंटित किए गए हैं, और 1.5 लाख रुपए रिफर्बिशमेंट, यानी आप जो 1500 स्क्वायर फीट का आपका लैब का एरिया है, वहां पर आप व्हाइट वॉश, पेंट, पुट्टी, इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य करा सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं। उसमें आप कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते, यानी निर्माण कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनको बॉन्ड दिया है कि हमारे पास में उतना निर्मित क्षेत्रफल है। इस प्रकार से ये 3 लाख हो गए। तो 10 लाख रुपए आपको आपको ग्रांट प्राप्त होने से 3 महीने के अंदर खर्च करने हैं, और उसी 3 महीने में आपको लैब प्रारंभ करनी है। यदि आप इन 3 महीनों में लैब प्रारंभ नहीं करते तो यह शुरू से ही वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। क्योंकि नीति आयोग ने आपको पैसा दिया है, उसके पास में डेट है कि हमें किस डेट में पैसा आया है, तो वो 3 महीने काउंट करेगी। जैसे ही 3 महीने होते हैं, हमें सर्वप्रथम एटीएल डैशबोर्ड खोलना है उद्घाटन दिनांक से ही, और उस एटीएल डैशबोर्ड में हमें सर्वप्रथम स्कूल की जनरल इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है। जैसे स्कूल की हमें सलाहकार समिति, स्कूल के प्राचार्य जी का नाम, उनकी योग्यता, जी 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 पीपीटी, स्कूल के एटीएल इंचार्ज का नाम, और उसमें जो कुछ मेंबर रहेंगे उनके बारे में बताता हूं आपको। 2 मेंबर रहेंगे जो आपके आसपास औद्योगिक क्षेत्र के होंगे, टेक्निकल, और 2 मेंबर जो होंगे वो आपके गार्जियंस होंगे। तो इस प्रकार 4 मेंबर, एटीएल इंचार्ज 5 और एक प्राचार्य जी 6। इस प्रकार से यह एक कमेटी बनेगी। ये जनरल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसमें कुछ आपको स्कूल की जनरल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आपको एक बच्चा जो आपका ब्रांड एम्बेसडर होगा विद्यालय का, उसकी भी फोटो वगैरह उसमें सब अपलोड करनी है, और वॉल ऑफ फ्रेम जो रहेगा उसमें विद्यालय के कुछ फेसबुक की लिंक आपको उसमें सबमिट करनी है। इस प्रकार आप अपनी स्कूल जनरल इंफॉर्मेशन फिल कर पाएंगे। उसके बाद प्रारंभ होता है, जिस महीने आपका लैब इस्टेब्लिश हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उसके अगले मंथ से आपको डैशबोर्ड में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फिल करनी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह है, आप लोग उसको अपनी लॉगिन आईडी से खोलेंगे तो देखेंगे कि आपके किस मंथ में कितने बच्चों ने किस किस गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया, आपने किस मद में कितना खर्च किया, यह भी बहुत सावधानी पूर्वक उसमें अंकित करना अनिवार्य है। इसी प्रकार आप बढ़ते जाएंगे, हर मंथ की आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट उसमें सबमिट करनी पड़ेगी। यदि आप सबमिट नहीं करते तो यह भी एक अनियमितता है। इसके बाद हम आते हैं पीएफएमएस में। जैसा कि जो पत्र गया है आपको, जब 13 तारीख की बैठक है तो उसमें पूरी तैयारियों से आना है। तो उसमें पीएफएमएस सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आय व्यय का नीति आयोग में लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। उस
कई जगह ये हो रहा है कि हमें जो पैसा मिला है वह पैसा हमने खर्च किया है, परंतु आज तक पीएफएमएस में हमने उसके एक भी देयक प्रस्तुत नहीं किए हैं, जो कि एक गंभीर अनियमितता है, क्योंकि नीति आयोग सब ट्रेस कर रही है। यदि एक साल के अंदर आप अपने पूरे व्यय उस पर अपलोड नहीं करते तो भविष्य में कभी भी ब्याज समेत वसूली का प्रावधान उसमें है। हम ये ना सोएं कि हमें पैसा मिल गया, हमने खर्च कर दिया, कोई रिपोर्ट नहीं करी, अब कुछ नहीं होगा। भारत सरकार है वो आपसे पूरा ब्याज समेत पैसा वसूलने के लिए इच्छुक है। इसमें पीएफएमएस में 3 आइडिया आपको जनरेट करना है। सबसे पहले जैसे ही आपकी एटीएल लैब में पैसा आता है, आपको एक ड्राइंग डिस्पर्सिंग कोड पीएफएम एजेंसी कोड प्राप्त हो जाता है, जो कि प्राचार्य की आईडी है। उससे आप अपनी प्राचार्य जी पासवर्ड बनाएंगे, उससे वो एक 2 नई आईडिया जनरेट करेंगे। पहली आईडी होगी डाटा ऑपरेटर की और दूसरी आईडी होगी डाटा अप्रूवर की। तो ये 3 आइडिया हो जाएंगी, एडमिन यानी प्राचार्य की आईडी, डाटा अप्रूवर की आईडी और डाटा ऑपरेटर की आईडी। जितने भी देयक हैं वो डाटा ऑपरेटर अपनी आईडी पर बिल का पूरा विवरण उसमें सबमिट करेगा और उसको अप्रूवल के लिए सबमिट करेगा। डाटा अप्रूवर का यह कार्य रहेगा कि उस बिल का वह सूक्ष्म निरीक्षण करेगा, देखेगा कि जो मद उस पर लिखा गया है वह मद उसका है या नहीं, जो ट्रांजैक्शन डेट लिखी गई है, जो चेक या एनईएफटी या आरटीजीएस का विवरण है वह सही है या नहीं। यदि सही है तो वो उनको अप्रूव करेगा। जैसे ही अप्रूव होगा आपकी ऑनलाइन कैशबुक जनरेट हो जाएगी पीएफएमएस में, यानी नीति आयोग यह मान लेगा कि आपने इस मद में इतना खर्च किया है। यदि आपको उसमें कोई त्रुटि लगती है डाटा अप्रूवर को तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, मैनेज में जाकर आप फिर से उसको फिल कर सकते हैं। पीएफएमएस में आपको ये देखना होगा कि प्रत्येक देयक की उसमें एंट्री अनिवार्यता हो। उसमें आप अपने जो बैंक चार्जेस हैं जैसे एनईएफटी या आरटीजीएस वह उसमें आप सम्मिलित बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको केवल जैसे किसी ने आपको बिल दिया 3 लाख का, आप उसको एनईएफटी कर रहे हैं, बैंक अगर 20 रुपए का शुल्क काट रही है तो आप जो उसमें भुगतान देयक चढ़ाएंगे वो केवल 3 लाख का होगा। आपको बैंक जो चार्जेस काटती है हर 2-3 महीने में वह चार्जेस भी उस पर नहीं चढ़ाना है। आपको केवल जो आप खरीदी करेंगे, क्रय करेंगे, एटीएल इंचार्ज को जो 5,000 का भुगतान करेंगे केवल उसके देयक चढ़ाना है। ये सभी कार्य एटीएल इंचार्ज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपको इसी के लिए नीति आयोग 5,000 रुपए प्रति मंथ 1 वर्ष के लिए देगी। जैसे ही आपकी ग्रांट का 1 वर्ष खत्म हो जाएगा आप 5,000 रुपए उससे नहीं निकाल सकते, यानी एक ग्रांट में आपको अपने 12 किस्त निकालनी है। 13वीं किस्त आप उससे नहीं निकाल सकते। जब आपकी अगली किस्त आएगी तब आप उससे अपनी किस्त निकालना प्रारंभ करेंगे। यदि आपके पास में पैसा है और यदि आप उसमें 12 किस्त के बाद निकालते हैं तो वह गंभीर अनियमितता मानी जाएगी वित्तीय। सेकंड ग्रांट प्राप्त करने के लिए आपको 10 लाख का जो आपको कैपिटल अमाउंट है वह पूरा व्यय करना पड़ेगा और जो 2 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपको दिया गया है मेंटेनेंस का, उसका कम से कम 1,60,000 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। यदि आप 11,60,000 रुपए खर्च करते हैं तो आप अगली ग्रांट के लिए एबल हैं। उसके लिए आपको अपना पूरा पीएफएमएस कंप्लीट होना चाहिए और पूरा एटीएल डैशबोर्ड कंप्लीट होना चाहिए। मैं कई जगह देख रहा हूं कि जो 7 लाख का पैकेज है हमारा, इस 7 लाख के पैकेज में आपके P1, P2, P3 और P4 है। ये टोटल अमाउंट आपका 6,50,000 जाना चाहिए। इसके बाद आपका एक एडवांस पेट्रोटाइपिंग है जिसमें आपको 50,000 खर्च करना है। मैंने कुछ जगह के बिल देखे हैं तो जो कंपनियां हैं जो आपसे एमओयू साइन कराई है वो बिल में अनियमितता कर रहे हैं। 6.5 लाख के बिल को वो गड़बड़ दे रहे हैं और ये जो 50,000 का बिल है मैंने तो कई जगह 1.5 लाख रुपए के बिल भी इस 50,000 के देखे हैं। तो जो 7 लाख का अमाउंट है ये 6.5 लाख आपके पैकेज के हो गए। ये पैकेज आपको जेम आईडी के थ्रू खरीदना है। जैसे ही आपको 12 लाख की ग्रांट सेंक्शन होगी आपके नाइस ईमेल आईडी पर एक जेम एक्टिवेशन लिंक आएगी। उस जेम एक्टिवेशन लिंक पर आप अपनी पूरी डिटेल सबमिट करेंगे तो वो सोशल साइट पर प्रभावी हो जाएगी और कंपनी अपना टेंडर डालने लगेगी। आप उस कंपनी के टेंडर का बारीक विवेचना करेंगे कि वो क्या क्या फैसिलिटी हमको दे रहा है। उस फैसिलिटी के बाद उस पैकेज को आप पास करेंगे वो कंपनी आपके पास में आएगी। हम किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले एमओयू जरूर साइन कराएं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, और उसमें पूरे बिंदु दृष्टिपात करें।
क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कंपनी को एक बार आप 7 लाख का भुगतान करते हैं तो कंपनी आपके विद्यालय पर दोबारा नहीं आ रही है, ना तो ट्रेनिंग के लिए आ रही है, क्योंकि उसका फायदा हो गया। 7 लाख रुपए उसको मिल गए, अब वो आपके पास नहीं आ रही है। एटीएल इंचार्ज और प्राचार्य महोदय फोन लगाते हैं तो वो बार बार यही कहते हैं कि अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। ऐसी स्थिति में आप उनके एमओयू को निकालिए जो कि रजिस्टर्ड है आपके पास में, और आप उनको नोटिस भेजिए कि यदि आप उस एमओयू का उल्लंघन कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो हम आप पर एक्शन लेंगे। आप उनको 2-3 पत्र भेजिए, इसके बाद आप उन पर लीगल एक्शन भी लेने के लिए ऑथोराइज्ड हैं, क्योंकि जो एमओयू का प्रारूप है वह यही कहता है कि दोनों में से कोई भी उस शर्त का उल्लंघन करता है तो वह जुडिशियल रिएक्शन में आएगा। तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाइए, कंपनी को आपके पास आना ही पड़ेगा। अभी हमने 7 लाख का सामान ले लिया, हम कंपनी को बॉस समझते हैं कि कंपनी हमारा बॉस है, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं, देना चाहिए, परंतु उसका रिप्लाई हमको, उस फीडबैक हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आपको इसमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। लैब आपकी रोज खुलना चाहिए, बच्चे जाएं, 6th क्लास 5th क्लास के बच्चे भी जाएं, क्योंकि वो बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं, नवाचारित होते हैं, वो देखेंगे, बहुत खुश होंगे। उपकरण छीने दीजिए उनको, आप पास में रहिए कि वो कोई नुकसान ना करे बस। और अपने बड़े बच्चों को छोटे से आविष्कार से लाइए। उसका जो पैकेज है उसमें इलेक्ट्रिकल किट है छोटी छोटी, उससे आप पंखे बना सकते हैं, एटीएल इंचार्ज खुद बना सकता है, और समय समय पर उसके रिफ्रेशर कोर्स एटीएल करता है, उससे आप सीख सकते हैं। सभी प्राचार्य महोदय से मेरा निवेदन है कि एटीएल इंचार्ज बनाते समय वरिष्ठता और कनिष्ठता को ध्यान में न रखा जाए। उस व्यक्ति को एटीएल इंचार्ज बनाए, संभव हो वो साइंस का हो और बहुत एक्टिव हो, क्योंकि उसे ही यह पूरे काम एटीएल डैशबोर्ड और पीएफएमएस का काम उसे ही संपादित करना है। आप कंपनी को कभी इस पे इन्वॉल्व मत करिए। मैंने कई जगह देखा है कि कंपनी के पास तो पूरे पीएफएमएस के आईडी और पासवर्ड हैं। जब प्राचार्य जी से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें आईडी पासवर्ड प्राप्त नहीं है। जब आईडी के लिए हम फोन करते हैं तो कई जगह तो ओटीपी कंपनी वाले मेंबर के पास जा रहा है। तो देखिए, पीएफएमएस एक बहुत महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से जिले में ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है कि ऑपरेटर बिल जनरेट करेगा और अप्रूवर उसको बिल को पास करेगा। बिल्कुल वैसे ही व्यवस्था है, आपकी लॉगिन आईडी में बिल दिखने लगेंगे, आपको बिल अप्रूव करना है। तो इतना महत्वपूर्ण आईडी पासवर्ड हमें कंपनी वाले को देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी लैब किसी भी वर्ष के फरवरी में भी लगी है तो आपको पहला वित्तीय वर्ष मार्च तक का लेना पड़ेगा और दूसरा वित्तीय वर्ष मार्च के बाद का लेना पड़ेगा। जैसे कोई लैब इस्टेब्लिश हुई है फरवरी 2022 में, तो आपको वित्तीय वर्ष 2021-22 भी कैप्चर करना पड़ेगा और 2022-23 पर आप रनिंग रहेंगे। जैसे ही वित्तीय वर्ष के आपका ओके होता है 31 मार्च को, आपको एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। उसका नाम मैं बता देता हूं आपको, GFR 12। एक वित्तीय वर्ष के लिए आपको 2 GFR 12 लगेंगे। पहला लगेगा आपको कैपिटल का और दूसरा लगेगा आपको रेवेन्यू का। कैपिटल का मतलब जो आपने 10 लाख रुपए वन टाइम मिले थे उसका हर वित्तीय वर्ष में एक अलग GFR 12 होगा, और रेवेन्यू का जो 2 लाख रुपए हैं वो आपका हर वित्तीय वर्ष में अलग GFR 12 आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपको एक और अभिलेख ऑडिटेड स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नीति आयोग को पहला यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैपिटल का GFR 12, दूसरा रेवेन्यू का और तीसरा ऑडिटेड स्टेटमेंट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। मार्च क्लोजिंग के बाद आप, चूंकि अपना विद्यालय प्राइवेट संस्था है, इसलिए आपको इन तीनों स्टेटमेंट पर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन और प्राचार्य महोदय के साइन और एटीएल इंचार्ज के साइन अनिवार्य होंगे। अगर आप यहाँ पर ऑडिटेड स्टेटमेंट में या GFR 12 में ऑडिटर के साइन नहीं लेते तो वो माना नहीं जाएगा। ऑडिटर के साइन जब आप लेने जाएं तो ये ध्यान रखें कि वो अपनी UNID जरूर उसमें डाले, क्योंकि उसको पहले से ही ये प्राप्त हो जाए कि नीति आयोग को पता हो जाए कि इस ऑडिटर ने यह GFR 12 यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या ऑडिटेड स्टेटमेंट पास किया है। तीसरी चीज, पीएफएमएस में आप जितनी भी एंट्री करेंगे उसकी कैशबुक नीति आयोग में रजिस्टर्ड होती जाएगी, परंतु आपको एक विद्यालय स्तर पर एक स्थायी कैशबुक अलग से बनाना है, क्योंकि नीति आयोग पर जो कैशबुक होगी उसमें बैंक चार्जेस सबमिट नहीं किए जाएंगे। इसलिए आपका थोड़ा आंकड़ा नीति आयोग का और अपनी लोकल कैशबुक का मैच नहीं होगा, लेकिन केवल बैंक चार्जेस का आंकड़ा मैच नहीं होगा।
क्रय विक्रय के आपको प्रत्येक बिल इसमें दर्ज करने होंगे। जैसे ही आप वित्तीय वर्ष समाप्त करेंगे, आपका अगर पीएफएमएस का काम कंप्लीट है तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स नीति आयोग प्राचार्य यानी एडमिन की आईडी पर जनरेट कर देगा। पहला डॉक्यूमेंट होगा पहला डॉक्यूमेंट होगा एजेंसी कैश बुक। एजेंसी कैश बुक आपकी प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में निकलेगी। एजेंसी कैश बुक ये पूरी निकलेगी आपको। इसके प्रत्येक पेज पर आपको प्राचार्य महोदय और एटीएल इंचार्ज के साइन अनिवार्य हैं। ये ऑनलाइन क्रिएट होकर निकलेगी, नीति आयोग से अप्रूव्ड होकर। उसके हर ट्रांजैक्शन पर अप्रूव्ड लिखा होना चाहिए। यदि नहीं लिखा तो आपको पत्राचार करना पड़ेगा कि ये बिल हमारा क्यों पास नहीं हुआ है। दूसरा, ईट, ये सबसे महत्वपूर्ण एक अभिलेख है। कैश बुक का जो टोटल होगा वो इस ईट के टोटल से मैच खाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ओके है। कैश बुक जब आप निकालेंगे तो सबसे ऊपर लिखा रहेगा ग्रांड टोटल, उसका ग्रांड टोटल और ईट 02 रिपोर्ट का टोटल मैच खाना चाहिए। यदि मैच नहीं खाता तो गड़बड़ी है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ईट 03, ये और सूक्ष्म विवेचना वाला अभिलेख है। ईट 2 में तो केवल ये बताएगा कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो आपने मदों के अनुसार किया है कि नहीं, अर्थात जो उसमें हेड थे ये रेवेन्यू और कैपिटल, वो पूरे उस पर प्रिंट होकर निकलेंगे कि जो मद जितना निर्धारित था आपने उतना व्यय किया है कि नहीं। यदि आपने मद में व्यय नहीं करेंगे तो वहां पर ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे ये पीएफएमएस के रिकॉर्ड कोई भी फॉल्स आते हैं, आप सेकंड ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरी चीज, इसके बाद कुछ अन्य डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे सेकंड ग्रांट के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ये ऑनलाइन जनरेट होंगे आपके। तीसरा डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा, विद्यालय हमारे इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है, तो जो ऑडिटर आपके यहाँ ऑडिट करने आते हैं उनसे आप बोलिए कि हमको इनकम टैक्स से फॉर्म 10A या 12 जो भी हो वो उस वित्तीय वर्ष का हमको दें कि हमारा विद्यालय इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है। चौथा, यदि संभव हो तो सभी विद्यालय एटीएल का जो खाता है वो करंट अकाउंट ही खुलवाएं, क्योंकि करंट अकाउंट होगा तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी, उसमें बैंक चार्जेस कटेगा परंतु इंटरेस्ट नहीं आएगा। यदि इंटरेस्ट आ गया उस पर तो आपको उस इंटरेस्ट को भारत कोष वेबसाइट पर जनरेट करना पड़ेगा, वहां से जो प्रिंट निकलेगा उसको बैंक में उतनी राशि के चेक के साथ जमा करना पड़ेगा। उसमें फिर एक समस्या आती है कि वो जो बैंक इंटरेस्ट निकलेगा वो पूरा 12 लाख का निकलेगा। जब आप जीएफआर 12 सबमिट करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू के, तो आपको उस इंटरेस्ट को 10 लाख और 2 लाख में डिवाइड करना पड़ेगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में। तो संभव हो तो उसको आप करंट अकाउंट खोलें, बहुत अच्छा रहेगा। और एटीएल इंचार्ज अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आपके पास में नीति आयोग ने बहुत सारे पावर्स दिए हैं, आप उस पावर्स को ध्यान में रखिए, अच्छा कार्य करिए। कई जगह लैब का जो हमने अप्लाई करते समय नक्शा 1500 स्क्वायर का फीट का भेजा है, तो उसको भी ध्यान में रखें कि वो कम से कम उतना हो, क्योंकि नीति आयोग मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट उसको बोलती है। हमारी लैब ऐसा ना हो कि बहुत छोटी सी जगह में संचालित हो। कल को कोई फिजिकल वेरिफिकेशन में अधिकारी आते हैं, निश्चित ही आएंगे, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें क्लास 1 ऑफिसर ही आपके यहाँ ऑडिट करने या निरीक्षण करने आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, आप आश्वस्त रहिए। तो वो कम से कम 100 में से हमको 90 नंबर तो दे सके कि हाँ आपने काम किया है।